नमस्कार बच्चों, आज हमारी चौथी यूनिट शुरू हो रही है एज पर दी सिलेबस। वो है सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, मतलब मृदा अपरदन और उसका संरक्षण। ठीक है, ये चौथी यूनिट है, इसके अंदर वाटरशेड भी है चौथी यूनिट में। तो ये एक लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटरशेड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो मे बी वो एक क्लास या दो क्लास में हो। और वाटरशेड अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं टर्मोलॉजी करवाऊंगा उसके अंदर, देन प्रिंसिपल एंड प्रोग्राम्स करवाऊंगा, देन एमपी के अंदर प्रोग्राम्स चल रहे वाटरशेड के वो करवाऊंगा। मतलब कोई क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे पढ़ा रहे होंगे वाटरशेड को, कुछ लोग तो पढ़ाएंगे भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसका कंटेंट हमें कलेक्ट करना पड़ता है, कहीं किसी बुक में नहीं मिलता। बुक में आपको जरा सा मिलेगा, ठीक है, वो भी रेंज मिल जाती माइक्रो मिनी वाली। और माइक्रो मिनी वाली भी मैं दो तीन तरीके से बताऊंगा आपको, जरूरी नहीं कि वही आ जाए। तो अभी तक हमारी क्लास बिल्कुल स्मूथली और सिस्टमेटिक चल रही है ना। आज मैं हॉर्टिकल्चर शुरू करना था, बट बच्चा सुबह से तबीयत खराब है, मतलब कल रात से ही तबीयत खराब है, तो हिम्मत नहीं हुई कि क्लास लूँ सुबह। नहीं तो आज भी शाम को अपना मतलब इवनिंग में हॉर्टिकल्चर शुरू हो जाता, क्योंकि दो ही क्लास लेनी थी, इरोजन वाली और वाटरशेड वाली। तो सुबह से मन ही नहीं था कि क्लास लूँ, है ना। फीवर है सुबह से, बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं सोचा कि क्लास ले लेना चाहिए, है ना। क्लास हमारी गैप रहेगी तो दिक्कत होगी। तो आज 20 मई है और ऑलमोस्ट हमारे पास 2 महीने हैं, तो और जून के महीने हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, तो 20 महीने आपके पास रहेंगे रिवीजन के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई करना बच्चा लोग, है ना। बाकी सोइल साइंस के अंदर आपको और कोई टॉपिक लगता है ऐसा कि सर वो भी छूटा है, उसको भी पढ़ा दीजिए, तो मेरे को बता देना, मैं वो भी पढ़ा दूंगा सोइल साइंस के अंदर। मुझे एक टॉपिक लगता है ऐसा जिसको पढ़ाना चाहिए, वो है सोइल वाटर। मतलब सोइल वाटर के अंदर आपका कैपिलरी वाटर है, पीएफ वैल्यू है, ये सारी चीजें हैं। तो वो क्लास में ले लूंगा, अभी आज या कल में ही ले लूंगा, देखता हूँ आज थोड़ा सा अगर तबीयत ठीक रही तो वो क्लास भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन हमें पढ़ना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वाटरशेड वाले और सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इशू प्रैक्टिकली भी है ना। सोइल इरोजन जो है प्रैक्टिकली इशू भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोइल इरोजन होता क्या है, समझना बात को। ये है आपकी सोइल। आज बच्चा थोड़ी सी ज्यादा बात कर ली मैंने आपसे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, है ना। पर क्या करो यार, कभी कभी बातें करने का भी मन करता आपसे, और आज वैसे भी तबीयत खराब है, ठीक है। मान लो ये हमारी क्या है, सोइल है, ठीक है। ये सोइल है या रॉक्स है, चट्टान है, कुछ भी आप बोलो। तो यहां से क्या होता है, ये सोइल के पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या है, सोइल पार्टिकल। क्या है ये, सोइल पार्टिकल, मृदा कण है, ठीक है। क्या है ये, मृदा कण। अब इन मृदा कणों का क्या होता है, डिटैचमेंट। ये क्या होंगे, अलग होंगे यहां से। क्या होगा, ये सोइल पार्टिकल का क्या होगा, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब होता है पृथक्करण, ठीक है। ये अलग होंगे, यहां से टूटेंगे। मान लो ये जो पार्टिकल है टूट के यहाँ आ गए, ठीक है, ये टूटे, सोइल के पार्टिकल्स यहाँ पे टूटे। टूटने के बाद क्या होगा, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब परिवहन होगा इनका। परिवहन किसके द्वारा होगा, तो बच्चा यहाँ पर भैया ये टूट तो गए, और परिवहन, तो ये टूटेंगे किसकी वजह से, परिवहन किसकी वजह से होगा। तो याद रखना, जो हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल का डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। डिटैचमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ये कहाँ वापस जाके क्या होंगे, सेडिमेंट होंगे, डिपॉजिट होंगे, ठीक है। ये वापस जाके कहाँ हो जाते हैं, डिपॉजिट, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता किसके द्वारा है, तो ये पृथक्करण और ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बाय विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर, हवा और जल के द्वारा। हवा और जल के द्वारा, समझ में आई बात को। हवा और जल के द्वारा सोइल पार्टिकल का पृथक्करण और परिवहन होना, और दूसरे स्थान पर जाके जमा होना। मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या होगा, सोइल पार्टिकल का ये एक प्लेस था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहां किस प्लेस पे, अनदर प्लेस, दूसरी जगह पर, एक स्थान से दूसरी स्थान। एक स्थान से दूसरी स्थान का सोइल के पार्टिकल का अलग होके, परिवहन होके जमा होना, किसके द्वारा, हवा और पानी के द्वारा। इसको बोलते हैं हम सोइल इरोजन। समझ में आई बात, समझ में आई बात। क्या बोला मैंने, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय विंड एंड वाटर। समझ में आया क्या, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मृदा कणों का पृथक्करण और परिवहन, मृदा कणों का पृथक्करण परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा और
जल के द्वारा, इसको बोलते हैं सोइल इरोजन। समझ में आ गई दोनों बात, डेफिनेशंस मिल जाएगी आपको नोट्स के अंदर। और इस डेफिनेशन ही ये क्या बोला मैंने कि ये जो सोइल पार्टिकल है इनका अलग होना और परिवहन होकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर जमा होना, किसके द्वारा? हवा और पानी के द्वारा, इसको बोलते हैं हम सोइल इरोजन। समझ में आ गई बात? चलिए, सोइल इरोजन जो है टोटल भारत में कितना होता है, परमिशिएबल लिमिट कितनी है कि भैया इतना इरोजन होगा तो चल जाएगा, है ना, कि भैया इतना इरोजन अगर हो रहा है तो चल जाएगा। ठीक है, जैसे हम भी कोई काम करते हैं तो बोलते हैं यार 1% एरर होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि सीड की भी बात करें तो 99% प्योरिटी, 1% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो यहां पर जो है परमिशिएबल लिमिट है, परमिशिएबल लिमिट, ठीक है, सोइल इरोजन की जो परमिशिएबल लिमिट है कितनी है? 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। मतलब हर साल 12 टन तक आप जो है सोइल इरोजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी जो है परमिशिएबल लिमिट है। ठीक है, इतनी जो है परमिशिएबल लिमिट है। मतलब हम बोल सकते हैं मृदा क्षरण का अनुमेय मान जो है कितना है? 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ये कहां पर? भारत में। ठीक है, इंडिया में, इंडिया के अंदर। लेकिन बच्चा ये तो इतना होगा तो चल जाएगा, लेकिन हो कितना रहा है? इससे ज्यादा ही हो रहा है, इससे ज्यादा ही हो रहा है। इसलिए यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं और क्वेश्चन आते भी है। क्यों? क्योंकि इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया है फार्मर्स के लिए भी और अन्य चीजों के लिए भी। तो यहां पर परसेंट रेट ऑफ सोइल इरोजन, परसेंट रेट ऑफ सोइल इरोजन कितना है? 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। देखो 4 टन ज्यादा हो रहा है हर साल। ठीक है, कितना? 4 टन हर साल ज्यादा हो रहा है। मृदा अपरदन की प्रतिशत दर, मृदा अपरदन, क्षरण बोलो या अपरदन बोलो की बात है, मृदा अपरदन की प्रतिशत दर जो है वो कितनी है? 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। मतलब होनी चाहिए 12 टन, लेकिन हो रहा है 16 टन। तो ऑलमोस्ट क्या है? नुकसान ही हो रहा है। जो अगर यही लंबे समय तक चलता रहा तो सोइल इरोजन जो है एक समस्या बन जाएगी आने वाले समय में, बहुत बड़ी। अभी भी समस्या है लेकिन बहुत ज्यादा समस्या ये बन जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सोइल इरोजन की। तो यहाँ पर दो तरीके से आप सोइल इरोजन देख सकते हो, टाइप ऑफ सोइल इरोजन, है ना, टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन। मृदा अपरदन के प्रकार, मृदा अपरदन के प्रकार। ठीक है बच्चा, आज बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। आप स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो इसको बाद में। चलिए, तो मृदा अपरदन के प्रकार दो तरीके से आपको देखने को मिला। एक होता है नेचुरल, कैसा होता है? नेचुरल, नेचुरल इरोजन बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल इरोजन भी बोला जाता है। ठीक है, प्राकृतिक इरोजन। और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या कृत्रिम बोल सकते हैं, या इसको एसिलिरेटेड बोलो, एसिलिरेटेड या एंथ्रोपोजेनिक। आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव द्वारा। एब नॉर्मल भी बोलते हैं इसको, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल इरोजन, और इसको बोलेंगे एब नॉर्मल क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ह्यूमन के द्वारा हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव द्वारा, मानव द्वारा होगा इरोजन। ठीक है, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक क्षरण दो प्रकार से है। देखो जो प्राकृतिक क्षरण है ना बच्चा, इससे कोई नुकसान नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल जो होता है इसकी जो रेट होती है, इसकी जो दर होती है वो सोइल के बनने की दर से कम है। मतलब जैसे हमने पढ़ा है ना कि सोइल फॉर्मेशन लगभग 800 से 1000 साल में सोइल बनती है। 1 इंच सोइल, 1 इंच सोइल को बनने में लगभग 250 से या 800 से 1000 साल लग जाते हैं। तो उसी तरीके से जो इरोजन की दर है, मतलब मृदा क्षरण की जो दर है, वो सोइल के बनने की दर से कम है। तो जब सोइल के बनने की दर से कम है तो मतलब सोइल बनेगी और इरोजन कम होगा। सोइल ज्यादा बन रही है, इरोजन कम हो रहा है, मतलब ये नुकसानदेह नहीं है नेचुरल वाला। पहली बात, नेचुरल वाला जो होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है बाय
वाटर, एयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, के द्वारा होता है ये। मतलब जल के द्वारा, हवा के द्वारा और वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के द्वारा, वायुमंडलीय दाब के द्वारा ये होता है, ठीक है, इनके द्वारा ये होता है। अब ये जो है हार्मफुल नहीं है, ठीक है, नॉट हार्मफुल ड्यू टू फ्लो रेट, स्लो रेट, ठीक है, ये हानिकारक नहीं है। किस कारण से? धीमी दर के कारण, धीमी दर के कारण, ठीक है, हानिकारक नहीं है। क्यों धीमी दर के कारण हानिकारक नहीं है बच्चा? क्योंकि इसमें जो है रेट ऑफ सोइल इरोजन लेस देन रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये मैं यहां लिख देता हूं, रेट ऑफ सोइल इरोजन लेस देन रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन, रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि जो इरोजन की जो दर है वो कम है सोइल के बनने की दर से। समझ में आ गया? इसको हिंदी देख लेना, मैं हिंदी बता देता हूं कि रेट ऑफ सोइल इरोजन लेस देन रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन। सोइल के बनने, मतलब बोल सकते हैं कि सोइल के क्षरण की, अपरदन की दर मृदा के बनने की दर से कम है, ठीक है। इरोजन की जो दर है वो मृदा के बनने की दर से कम है, इसलिए ये हार्मफुल नहीं है, दिक्कत नहीं देता है, ठीक है। ये नेचुरल की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक जो होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ये मानव द्वारा होता है, ठीक है, मानव की क्रियाकलापों द्वारा, मानव की क्रियाओं द्वारा, ठीक है, मानव क्रियाओं द्वारा होता है। अब मानव क्रियाएं कौन कौन सी बच्चा? इसमें आ जाएगा आपका डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन। फिर इरिगेशन, इरिगेशन के थ्रू भी तो होता है, इरिगेशन, ड्रेनेज, जूम खेती, जूम कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन में भी तो पेड़ काटते हैं। और देन फाल्टी, फाल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फाल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका हिंदी लिखना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हिंदी लिख लेना, ठीक है। अब ये है ना डिफोरेस्टेशन, मतलब हो गया कि वनों की कटाई, है ना। डिफोरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई करना, सिंचाई करना, जल निकास करना, जूम कल्टीवेशन, जूम खेती करना, और जो है गलत कृषि क्रियाएं करना। इनकी वजह से जो होता है, क्या होता है, ये सोइल इरोजन होता है। और ये कौन सा है? मानव द्वारा होने वाला सोइल इरोजन है। मानव ही करता, भाई वनों की कटाई करते हैं, इरिगेशन हम करते हैं, जल की निकासी हम लोग करते हैं, जूम खेती वनों को काटकर हम कर रहे हैं, कुछ गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो हम गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोइल का इरोजन हो रहा है। तो ये सारा मानव निर्मित है, ठीक है, मानव द्वारा किए जाने वाला एक्टिविटीज है, जिससे क्या होता है, सोइल का इरोजन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हमने बात की किसकी, इरोजन जो हो रहा था प्राकृतिक और नेचुरल, ठीक है। अब यहाँ पर कॉज ऑफ सोइल इरोजन की बात करते हैं, ठीक है, मृदा क्षरण के कारण, कॉज ऑफ सोइल इरोजन, ठीक है, मृदा क्षरण के कारण, मृदा क्षरण या अपरदन के कारण। देखो बच्चा, इसीलिए है ना इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में क्षरण का मतलब भी इरोजन होगा और अपरदन का मतलब भी इरोजन होगा। अब हो सकता है हिंदी में क्षरण अपरदन की जगह कोई और वर्ड यूज हो जाए, सिनोनिम्स, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इरोजन पूछा है या क्या पूछा है। पर उसका इंग्लिश में तो इरोजन ही होना है। और ज्यादातर अभी आप पेपर देखोगे ना, उसमें इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करते हैं वो गूगल से, ठीक है, गूगल से। तो गूगल से जब ट्रांसलेट होता है ना, तो अर्थ का अनर्थ होता ही है। तो आंसर हमेशा इंग्लिश वाला सही माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश पर फोकस करना जरूरी हो गया है। तो कॉज ऑफ
सोइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है। देखो मेजर जो कारण आपको दिखेंगे वो है एक वाटर इरोजन, ठीक है, वाटर जो है कारण है, जल अपरदन, जल अपरदन एक कारण है। देन सेकेंड जो है वो विंड इरोजन, विंड, ठीक है, विंड इरोजन की बात हो रही तो विंड इरोजन मतलब हवा अपरदन, हवा अपरदन। और थर्ड वन एक और है जिसको हम बोलते हैं वेव इरोजन, वेव इरोजन, ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं तरंग क्षरण या तरंग अपरदन, ठीक है। अब देखो इसको समझ लो, पहले छोटा सा है, तरंग अपरदन जो है ये कॉम्बिनेशन है किसका, वाटर प्लस विंड, वाटर प्लस विंड इरोजन का कॉम्बिनेशन है, बस इतना याद रखना इसमें। हाँ, पानी और जल दोनों, जो हवा और जल दोनों का जो अपरदन है उन दोनों को कंबाइंड रूप से वेव इरोजन बोल देते हैं। इनमें देख लो कौन कौन का सा, देखो टोटल इरोजन का 80% याद रखना, टोटल इरोजन का 80% केवल वाटर से होता है, याद रखना, ठीक है। 80% ऑफ टोटल इरोजन कॉज्ड बाय वाटर, ठीक है, मतलब 80% जो क्षरण होता है, अपरदन होता है, कुल अपरदन का 80% जल के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखना क्या है, कुल अपरदन का 80% जल द्वारा होता है, ठीक है, कुल अपरदन का 80% जल द्वारा होता है, ठीक। और वाटर इरोजन होता क्या है बच्चा, क्या हो जाएगा वाटर इरोजन, मतलब पानी के द्वारा, जब जल के द्वारा सोइल के पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर इरोजन। और ये विंड इरोजन क्या हो जाएगा, जब सोइल के पार्टिकल हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाटर, हवा के द्वारा अपरदन, हवा अपरदन या विंड इरोजन उसको बोल देते हैं। समझ में आगे बात। अब इनके टाइप की बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं वाटर इरोजन। वाटर इरोजन, जल अपरदन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें होता है स्प्लैश इरोजन, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं बौछार, क्या बोलते हैं, बौछार, बौछार अपरदन, बौछार अपरदन बोलते हैं, पर इसको इसी नाम से याद रखना, स्प्लैश इरोजन के नाम से याद रखना, है ना। हिंदी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसके, तो स्प्लैश इरोजन ही बात याद रखना, ठीक है। मैं डायग्राम देख लेता हूँ थोड़ा सा इसका, ताकि आपको विंड और वाटर इरोजन का कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझ में आ जाए। क्लियर है, डायग्राम से तो आपको ज़्यादा क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक मिनट बच्चा, डायग्राम मैंने कहीं पे रखा है इसका, एक मिनट, विंड और वाटर इरोजन, ठीक है। स्प्लैश इरोजन से पहले ये देख लो, आपको वाटर इरोजन का पूरा कॉन्सेप्ट देख लो। आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये विजिबल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और विजिबल बना देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या है, ये समझना है इसको, ये पानी है ना। पानी जब क्या होता है यहाँ पर, पानी जब बारिश का पानी, ठीक है, बारिश का पानी, जब बारिश का पानी इस पर आता है तो यहाँ पर क्या करता है, ये देखो, ये पहला जो आपको दिख रहा है ना, जैसे पानी गिरा, मिट्टी के पार्टिकल जो है वो क्या हो गए, चटक गए, अलग हो गए, यहाँ से क्या हो गए, अलग हो गए, डिटैचमेंट हो गया। यहाँ पर जैसे पानी गिरा मिट्टी के ऊपर तो पानी से ये डिटैच हो गए, अलग हो गए। अलग होने के बाद ये देखो यहाँ कर आ रहे हैं, रुड़क के पानी के साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, और यहाँ आकर ये क्या हो गए, जमा हो गए, यहाँ कर क्या हो जाएंगे, जमा हो गए। यहाँ पर समतल भूमि है, ये स्लोपी एरिया है, स्लोपी एरिया से पानी, जब पानी के साथ क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स बह के आ जाएंगे और एक जगह आके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे आना, ठीक है, मतलब क्या हो गया, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय दी वाटर। पानी के द्वारा जो मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर इरोजन या जल अपरदन। तो ये पहला वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये है क्या, स्प्लैश इरोजन। देखो स्प्लैश इरोजन बता देता हूं मैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होगा स्प्लैश इरोजन। अब स्प्लैश इरोजन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल ड्यू टू रेन ड्रॉप। क्या होगा, रिमूवल ऑफ soil particle due to rain drops, उसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन।
मतलब क्या हो गया कि बारिश के बूंदों के द्वारा मृदा के कणों का हटना, ठीक है, बारिश के बूंदों के कारण मृदा कणों का हटना, ठीक है, हटना या वहां पर डिटेच होना, अलग होना, क्या कहलाता है? स्प्लैश इरोजन कहलाता है। चीजें समझ में आई? देखो क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। ये वाटर इरोजन की पहली स्टेज है, जल अपर्दन की प्रथम अवस्था, ठीक है। क्या लिखोगे? जल अपर्दन की प्रथम अवस्था है ये। कैसे होता है देखो, अब देखो इसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। अगर आपके पास पानी की बोतल है तो बाहर जाके, पक्की जगह पे नहीं, बाहर जाके जहां पर मिट्टी है उसको ऐसे पानी आप डालोगे, है ना, बाहर जाके बोतल के पानी से डालोगे तो पानी के आप देखो, जब जैसे पानी आप पूरी बोतल आप डाल दोगे उसके बाद देखोगे वहां पर आपको हल्का सा गड्ढा दिखेगा। गड्ढा क्यों दिखेगा? क्योंकि वहां के पार्टिकल डिटेच होकर अलग हो गए, ठीक है, डिटेच होकर अलग हो गए, ठीक है। तो वही होता है स्प्लैश इरोजन। जब हम पानी को कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर डालते हैं तो वहां की जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिटेच हो जाते हैं, वहां से अलग हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्प्लैश इरोजन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जो कई जगहों पर जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर जो मटका रहता है ना, भगवान शिव की जो शिवलिंग जो होता है ऊपर मटका रहता है, वहां पर बूंद बूंद पानी उनके ऊपर गिरता है जल अभिषेक के लिए। लेकिन कई जगह इसको बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है? इसी लगातार कंटिन्यूअसली एक ही जगह पानी गिरने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, उस जो शिवलिंग का जो स्टोन है ना, भगवान शिव का जो स्टोन है, वहां से क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है? वहां पर उसका इरोजन हो रहा है बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर हल्का सा गड्ढा हो जाता है, ठीक है, एक टाइम के बाद। इसलिए कई जगह पर वहां पर उसको बैन किया गया है, ठीक है। चलो अब मैं स्प्लैश इरोजन को आपको दिखा देता हूं। देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रेन ड्रॉप्स आ रही है ना, ये रेन ड्रॉप्स आ रही है। जैसे ये रेन ड्रॉप्स यहाँ पर आई तो ये मिट्टी के पार्टिकल क्या हो गए? अलग हो गए, ये अलग हो गए, ठीक है, ये अलग हो गए। तो इसको बोलते हैं हम क्या? स्प्लैश इरोजन, ठीक है, स्प्लैश इरोजन इसको बोलते हैं। जैसे बारिश की बूंद आई, यहाँ पर गड्ढा हो गया ये, पर इसकी मिट्टी कहाँ आ गई? ये यहाँ पे आ गई और इस जगह आके जमा हो गई। इसको बोलते हैं क्या? स्प्लैश इरोजन, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं, इसको अभी थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो ये अपन ने समझ लिया, इसको मैं हटा देता हूं। चलो सेकंड जो है वो क्या है? सीट इरोजन। सेकंड क्या है? सीट इरोजन। सीट इरोजन मतलब हम बोल सकते हैं परत क्षरण या परत अपर्दन इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? तो ये सेकंड स्टेज है। ये क्या है? सेकेंड स्टेज है पहली बात तो, ठीक है। दूसरी अवस्था है, ठीक, ये है दूसरी अवस्था। इसमें होता क्या बच्चा? इसमें क्या होता है कि फार्मर की जो फील्ड होती है उसमें अगर थोड़ा सा भी स्लोप है ना, स्लोपी अगर एरिया है, स्लोपी लैंड है, मान लो थोड़ा सा भी स्लोप है, तो उस स्लोप में क्या, अगर बारिश का पानी आएगा तो वो यूनिफॉर्म एक लेयर के लेयर जो है, मिट्टी की लेयर के लेयर अपने साथ बहा कर ले जाएगा। और ये ऐसा एक तरीके से देखा जाए कि ये सीट इरोजन ऐसा इरोजन है जो फार्मर्स को दिखता भी नहीं है, फार्मर्स को नोटिस ही नहीं कर पाता। इसको डेथ ऑफ फार्मर भी बोलते हैं, इसको किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। और जो मिट्टी बहा कर ले जाता है वो कौन सी होती है? फर्टाइल लैंड होती है, उर्वरी, मतलब उसकी उर्वरता अच्छी होती है, फर्टिलिटी अच्छी खासी होती है। तो वो जब पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है तो इस किसान उसको नोटिस भी नहीं कर पाता है, उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए इसको डेथ ऑफ फार्मर्स बोलते हैं, मतलब किसान की मृत्यु भी इसको कहा जाता है। मैं दिखा देता हूं आपको इसको। देखो ये जो आपको दिखेगा ये वाला, ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली। मैं चेक कर लेता हूं आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं है। हाँ देखो, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पूरा जो यूनिफॉर्म लेयर है, ये पूरी की पूरी ऐसी पट्टी की पट्टी यहाँ पर आ रही है ना, पूरी की पूरी पट्टी है वाटर की, ठीक। इस तरीके का पूरी की पूरी लेयर जो है वो आ रही है कहां से? पानी के साथ। अब ये पानी के साथ पूरा का पूरी जो लेयर आ रही है, मतलब यहाँ पर स्लोप होगा, ये स्लोपी लैंड है, स्लोप है, इसके कारण से पानी पूरा का पूरा एक क्या आ रहा है? एक लेयर में आ रहा है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म लेयर में आ रहा है। तो उस लेयर में आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे की जो सोइल है उसको साथ में बहा कर ले जा रहा है। अब ये साथ में बहा कर ले रहा है, मतलब ये कौन सी सोइल जा रही है? फर्टाइल सोइल जा रही है। और इस पर जो है फार्मर की नजर भी नहीं पड़ती है, फार्मर इसको देख भी नहीं पाता है कि यहाँ से मेरी जो फर्टाइल लैंड जो है बह के यहाँ पर मिट्टी जो चली गई है, ठीक है। तो ये जो है क्या है? यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सोइल लेयर, क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये सेकेंड स्टेज है। एक तो मैंने क्या बताया, ये क्या है? सेकेंड स्टेज, ठीक है। दूसरी अवस्था, सेकेंड पॉइंट क्या है? ये यूनिफॉर्म रिमूवल हो रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सोइल
लेयर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सोइल लेयर फ्रॉम द फील्ड, ठीक है, फील्ड से पूरी की पूरी एक यूनिफॉर्म लेयर जा रही है, ठीक है, फ्रॉम द स्लोपिंग लैंड, ठीक है, जो ढलान वाली भूमि है, ढलान वाली भूमि से समान परतों में, क्या लिखोगे, ढलान वाली भूमि से समान परत में क्या करना, मृदा का या क्या होना समान परत में हटना, ठीक है, रिमूवल मतलब हटना, ढलान वाली भूमि से समान परतों में हटना, किसका, सोइल लेयर का, समान परत का हटना, समान परत का हटना। तो पूरी यूनिफॉर्म लेयर जो है वो ऐसी कैसी पूरी लेयर जो है ये पानी के साथ बहकर चली जाती है। तो ये क्या होती है, अननोटिसेबल बाय द फार्मर, इसको हम बोल सकते हैं कि मोस्टली अननोटिसेबल बाय द फार्मर जो है इसको किसान इसको देख भी नहीं पाता या नोटिस नहीं कर पाता। किसान के द्वारा अननोटिसेबल मतलब देखा नहीं जाता, किसान इस पर ध्यान नहीं देता या ध्यान नहीं दिया जाता, किसानों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, किसानों के द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जाता कि भाई उनके खेत में से एक पूरी यूनिफॉर्म लेयर जो है हट गई है, ठीक है। ये अब यहां पर होता क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ फार्मर्स, इसे फार्मर की मृत्यु भी कहते हैं, किसान की मृत्यु भी कहा जाता है, किसान की मृत्यु भी इसे कहा जाता है, किसान की मृत्यु क्यों बोला गया बच्चा, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म लेयर गई है वो कौन सी थी, फर्टाइल, ठीक है, कि जो लेयर गई है वो कौन सी थी, फर्टाइल, हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उर्वरता के केस में देखा जाए, ठीक है, अगर उर्वरता के केस में देखा जाए, उर्वरता को मध्य नजर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए इसको किसान की डेथ बोलते हैं, ठीक है। अधिक हार्मफुल या अधिक हानिकारक है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उर्वरता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अधिक हानिकारक उर्वरता के मान से, ठीक है, उर्वरता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा क्या है, हानिकारक है। क्लियर है। तो ये क्या था, सीट इरोजन मतलब कि पूरी यूनिफॉर्म लेयर जो है वो बह के चली जाती है। तो वो कौन सी लेयर होती है, वो जो कौन सी सॉइल होती है, वो फर्टाइल लेयर होती है। और फर्टाइल लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे हानिकारक जो है इरोजन होता है। कौन सा, सीट इरोजन। इसको डेथ ऑफ फार्मर बोलते हैं, किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। और फार्मर इसको नोटिस ही नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इरोजन है जिसको फार्मर ध्यान ही नहीं दे पाते या फार्मर के द्वारा नोटिस नहीं किया जाता, वो है सीट इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रील इरोजन। तीसरा क्या है, रील इरोजन। ठीक है, इसको बोलेंगे रील क्षरण या अपर्दन। तो रील अपर्दन क्या होता है बच्चों, इसको समझो। रील अपर्दन, यहां पर क्या होता है, स्मॉल चैनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, स्मॉल क्या बन जाता है, स्मॉल चैनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। स्मॉल चैनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, छोटे नलिका जैसे आकार बन जाता है। नलिका जैसे आकार बन जाता है, छोटे छोटे नलिका जैसे आकार बन जाता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, छोटे छोटे नलिका जैसे आकार का क्या मतलब है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये देख रहे हो आपको, छोटे छोटे नली जैसे आकार। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको देख रहे होंगे। ये तो ये किसके कारण होता है, पानी के कारण ही होता है। जब पानी बहकर निकलता है तो अपने साथ यहाँ की जो है सोइल को बहाकर ले जाता है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है, इसको बोलते हैं रील इरोजन। क्लियर है। तो इसको क्या करते हैं बच्चा, इसको जो है क्या किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, इट इज करेक्टेड बाय नॉर्मल टिलेज इरोजन। तो इट इज करेक्टेड बाय टिलेज ऑपरेशन। तो जुताई के द्वारा या कर्षण क्रियाओं के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, कर सकते हैं इसको कर्षण क्रिया द्वारा सुधारा जा सकता है। ठीक है, ऑपरेशन अगर करेंगे, टिलेज करेंगे तो ये आराम से वापस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सुधारा जा सकता है। तो ये रील इरोजन होता है। यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा इरोजन है जिसको हम जो टिलेज ऑपरेशन से अप्लाइंग से ठीक कर सकते हैं, तो वो रील इरोजन है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चा, वो है अपना चौथा गली इरोजन। गली इरोजन मतलब कि पूरी की पूरी गली बन जाती है यहाँ पर, है ना, गली अपर्दन, गली अपर्दन या नलिका, अवनलिका, इसको क्या बोलते हैं, अवनलिका अपर्दन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन मतलब क्या होता है, ये एडवांस्ड स्टेज ऑफ रील इरोजन, ये जो रील इरोजन थी उसकी एडवांस स्टेज है। ठीक है, रील अपर्दन का अग्रिम अवस्था ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, रील अपर्दन की एडवांस मतलब बोल सकते हैं अग्रिम अवस्था। ठीक है, अग्रिम अवस्था मतलब इससे भी एडवांस अवस्था है। और ये जो है जो गली इरोजन है, एडवांस स्टेज है रील इरोजन की। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो है रील इरोजन की अग्रिम अवस्था है, एडवांस स्टेज है, तो वो है अवनलिका अपर्दन, या इसको बोलते हैं गली इरोजन। अब गली इरोजन देखो यहाँ पर डायग्राम में ऐसा समझोगे किस तरीके से डायग्राम आपको दिखने को मिलेगा गली इरोजन में। ठीक है, ये तो बैंक इरोजन हो गया, ये गली इरोजन। ठीक है, इस तरीके के बड़ी बड़ी खाड़ियां पड़ जाती है। तो जो रील इरोजन होता है ना, ये हल्का हल्का, ये जो पैचेस होते हैं, ये समय के साथ कितने होते हैं, समय के साथ इसमें क्या होता है, और अपर्दन होता है और क्षरण होता है, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है इनका। गली पूरी की पूरी, ये गली पूरी की पूरी गली यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो ये मोर डेंजरस है या मोर हानिकारक है, इसको हम बोल सकता है ना, एक्सट्रीमली हानिकारक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल है। और इसको क्या बोला जाता है, कैंसर ऑफ इरोजन, कैंसर ऑफ इरोजन मतलब क्षरण का कैंसर कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्षरण का कैंसर, क्षरण का कैंसर इसे कहा जाता है। तो यह अत्यधिक हानिकारक है, अत्यधिक हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी करेक्टेड बाय टिलेज, इसको टिलेज के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि जुताई द्वारा सुधारा नहीं जा सकता, तो इसको हम सुधार भी नहीं कर सकते। ठीक है, टिलेज के द्वारा इसको हम सही भी नहीं कर सकते। समझ के बात को, इसको क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं इरोजन का, अत्यधिक हानिकारक है ये। वहां पर अगर पूछे सीट इरोजन में कि फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हानिकारक सबसे ज्यादा कौन है, तो सीट। नॉर्मली पूछे एक्सट्रीमली जो है हार्मफुल कौन है, तो वो गली इरोजन है, क्योंकि इसको टिलेज ऑपरेशन से सुधार भी नहीं सकते, हमारी भूमि पूरी तरीके से खराब हो गई यहाँ पर। ठीक है, और जो गली इरोजन है, गली इरोजन है, मतलब जो अपनी सीट इरोजन है, ये वाला, ये सीट इरोजन है, इसको क्या कहते हैं, याद रखना, इसको साइलेंट पॉइजन बोलते हैं, इसको साइलेंट पॉइजन भी बोलते हैं, साइलेंट पॉइजन भी कहा जाता है। ठीक है, साइलेंट पॉइजन भी कहा जाता है। ठीक है, साइलेंट पॉइजन भी इसको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि फार्मर को पता ही नहीं चलता ना, धीरे धीरे जहाँ फर्टिलिटी जो है लैंड की खत्म हो जाती है, तो फार्मर को पता ही नहीं चल रहा, मतलब ये कर तरह से क्या है, साइलेंट जहर है, थोड़ा दे देकर मारना। ठीक, तो यहाँ पर बात समझ गए। ये एडवांस स्टेज होती है रील इरोजन की, एक्सट्रीमली हार्मफुल है, इसीलिए इसको कैंसर बोला जाता है इरोजन का, और इसको अपन जुताई के द्वारा सुधार भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये गली भी अलग अलग टाइप की है, टाइप्स ऑफ गली। गली की अगर बात करें तो गली के टाइप्स भी है। चलिए, गली के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर वेरी स्मॉल गली। ठीक है, आप भी गली में जनरली भटकते रहते हो इधर उधर, वो गली अलग है और ये गली अलग है ना। तेरी गली में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो वाली गली नहीं है, ये गली है अपर्दन वाली। तो यहाँ पर इसकी डेप्थ देखते हैं, डेप्थ कितनी होती है इसकी मीटर में। ठीक है, डेप्थ देखी जाती है इसकी। और क्या देखते हैं इसे गली का, डेप्थ के अलावा, और इसकी और क्या देखते हैं, देखो डेप्थ के अलावा इसमें याद रखना, इसमें
इसकी क्या देखते हैं, ब्रेथ मतलब वाइडनेस, चौड़ाई देखते हैं वो भी मीटर में। चौड़ाई के अलावा इसमें देखते हैं ढलान, स्लोप देखते हैं, स्लोप परसेंटेज में ढलान देखते हैं। ठीक है, तो ये वेरी स्मॉल गली में आप जाओगे तो यहाँ पर 3 मीटर की डेप्थ आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको मिलेगा 18 मीटर की चौड़ाई। और जो स्लोप होता है वो वेरी करता है ना, वेरी करता है, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर स्मॉल गली जिसको G2 बोलेंगे। इसमें जो है आपको क्या मिलेगी, डेप्थ जो मिलेगी आपको स्मॉल गली में, इसमें भी 3 तक मिलेगी, 18 से ज़्यादा चौड़ाई मिल जाएगी इसमें। और ये वेरी करेगा स्लोप, इसका स्लोप जो है इसका वेरी करेगा कितना, 8 से 15 मतलब 15। ठीक है, 8 से लेके 15 तक इसका स्लोप वेरी करेगा, ये परसेंटेज में स्लोप। ठीक है, फिर वेरी गली, स्मॉल गली और यहाँ जाएगा मीडियम गली जिसको G3 से बोलोगे। मीडियम गली ये भी हो जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा 3 से 9। ठीक है, स्लोप जो आ जाएगा 3 से 9। ठीक है, 3 से 9 आ जाएगा। 18 से कम इसमें आ जाएगा स्लोप, 18 से कम नहीं मतलब कम से कम 18 तो चाहिए इसमें स्लोप। ठीक है, 18 से, और इसमें 8 से 15 क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। 18 से कम नहीं मतलब 18 से ज़्यादा ही चाहिए इसमें भी। फिर आ जाएगा डीप एंड नैरो गली जिसको G4 बोलोगे आप। यहाँ पर ये जो है इसकी डेप्थ है ये वेरी कर जाएगी, इसकी जो डेप्थ है वो 9 से अधिक हो जाएगी। इसकी जो बदलता रहता है मतलब ये वेरीज करेगी, मतलब बदलता रहता है, वेरी करेगा। किसकी, डीप की, विड्थ है क्योंकि चौड़ाई बहुत डीप है, नैरो है, चौड़ाई जो है वेरी कर सकती है इसकी। और जो इसका स्लोप है वो भी क्या होगा, मोस्टली स्टीप रहेगा। मोस्टली क्या रहेगा, स्टीप, मतलब स्लोप जो है कुल मिला के ऐसा रहेगा, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ऐसा ढलान हो जाएगा, एकदम खारी जैसा। तो ये 3 टाइप की गली है, वेरी स्मॉल गली, मीडियम गली और डीप गली, मतलब सबसे छोटी गली, फिर छोटी गली, छोटी गली, मध्यम गली और बोल सकते हैं डीप, बहुत गहरी और पतली गली। तो ये उसकी डेप्थ, वाइड और स्लोप यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एक और इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं रिवाइन इरोजन। अच्छा, रिवाइन इरोजन जो है वो कुछ नहीं होता। रिवाइन इरोजन जो होता है, समझ लो बात को, मान लो ये क्या है, रिवर है। ठीक है, ये रिवर आ रही है क्या, ठीक है, ये है नदी, इसको ऐसे समझ लेना, नदी से आ रहा है पानी है। ठीक है, ये पानी आ रहा है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये है मान लो समुद्र, ये है ओशियन, सी है। तो जब ये नदी कहाँ, ओशियन में गिरती है ना, यहाँ पर गिरती है, तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से ये गिरती है इसको बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं इसको, एस्चुरी, मुहाना बोलते हैं। तो इस मुहाना जो है, ये जो मुहाना है ये क्या होता जाता है, वाइड होता जाता है, ये पानी की वजह से चौड़ा होता जाता है, पानी की वजह से यहाँ पर अपर्दन होता है, चौड़ा होता जाता है, इसी को बोलते हैं रिवाइन इरोजन। समझ गए बात को, रिवाइन इरोजन का मतलब क्या हो गया कि जो रिवर है, जब रिवर का जो एस्चुरी पॉइंट है ना, एस्चुरी पॉइंट मुहाना जहां से वो समुद्र के अंदर मिलती है, वहां पर इसका क्षरण होता है, वो क्या बोलते हैं इसको, तो इसको रिवाइन इरोजन बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं विंड इरोजन की। विंड इरोजन, अच्छा इसमें एक और होता है स्ट्रीम बैंक इरोजन। इसमें आप एक और देखोगे वो होता है स्ट्रीम बैंक इरोजन होता है। अब स्ट्रीम बैंक इरोजन कुछ नहीं है, इसको डायग्रामेटिक थोड़ा सा समझ लो। स्ट्रीम बैंक क्या होता है, देखो ये दिखेगा आपको स्ट्रीम बैंक, या ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, इसको भी समझ सकते हो, इसको भी समझ सकते हो। ये क्या होता है, जब बारिश आती है, पानी जब भयंकर आता है, तो अब ये जो पानी आएगा तो पानी के साथ अपने साथ मिट्टी भी ले जाएगा साथ में, और ये साथ से पूरा बैंक का बैंक यहाँ पर काट कर ले जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम बैंक। स्ट्रीम बैंक का मतलब ये है कटिंग ऑफ, आप बोल सकते हो लेंस, साइड से जो भूमि है उसको काटेगा और मिट्टी अपने साथ बहाकर ये लेके जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। समझ में आ गया, स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या होता है। अब ये यहाँ पर होगा क्या, स्ट्रीम बैंक इरोजन मतलब इसको हम बोल सकते हैं झरने के किनारे क्षरण। समझ गया, मान लो ये यहाँ मेरे को इसका डायग्राम से इसे मिला नहीं, मान लो ये झरना है, तो ये जब झरने के किनारे क्या होगा, जो झरने का किनारा है, तो अपने साथ ये क्या करेगा, आसपास की मिट्टी को काटेगा और पानी के साथ बहाकर ले जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। समझ गए, स्ट्रीम बैंक इरोजन का मतलब क्या हो गया, झरने के किनारे वाली मिट्टी को बहाकर ले जाना स्ट्रीम बैंक इरोजन है।
ठीक है, जब ये पानी, क्योंकि देखो झरने के पास में पानी बहुत तेज होता है, जब पानी जब तेजी से आता है, पानी बहुत तेजी से आता है तो झरने का जो किनारा होता है वहां की मिट्टी को ये भाग कर ले जाता है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी काम करती है। ठीक, चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हवा इरोजन की, हवा अपरदन, हवा अपरदन की बात करते हैं। तो बच्चा हवा अपरदन का मतलब क्या हो गया कि जब हवा के द्वारा मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं विंड इरोजन। मतलब सॉइल पार्टिकल डिटैच, मतलब बोल सकते हैं डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय विंड। तो हवा के द्वारा मृदा के कण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, विंड इरोजन कहलाता है। और इसमें टाइप की बात करें, सबसे पहला इसमें आता है सरफेस क्रीप। क्या आता है, सरफेस क्रीप, सतह सर्पण। सतह सर्पण मतलब सांप की तरह लुढ़कते हुए जाएगा। चलो इसका डायग्राम देख लो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अरे क्या हो गया, डायग्राम देखो, डायग्राम से ही मामला सेट हो जाएगा इसका। अब ये वाला, ये ठीक है, क्लियरली विजिबल है कि नहीं, यहीं से तीनों फॉर्म आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। देखो तीनों फॉर्म कैसे समझ में आएंगे, यहाँ पर देखो ये क्रीपिंग हो रही है, यहाँ पे क्रीपिंग हो रही, क्रीपिंग मतलब सर्पण सतह से। मैं कलर चेंज ले लेता हूँ थोड़ा सा, रेड कलर, ये हाँ ग्रीन पिंक, ये है सरफेस क्रीपिंग। ये जो पहला वाला है हमारा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लूँ ताकि मैं ऊपर बता दूँ आपको। ठीक, पहला जो है हमारा क्या, सरफेस क्रीपिंग। पहला विंड इरोजन क्या है, सरफेस क्रीप, या इसको बोलते हैं सतह सर्पण। सतह सर्पण का मतलब क्या है, यहाँ पर होगा रोलिंग, रोलिंग ऑफ कोर्स सोइल पार्टिकल, रोलिंग ऑफ कोर्स सोइल पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ जो बड़े बड़े कोर्स पार्टिकल से मृदा के कण हैं वो क्या होंगे, लुढ़कते हुए जाएंगे। ठीक है, लुढ़कते हुए जाएंगे, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस क्रीपिंग। समझ में आ गई बात को, सरफेस क्रीपिंग का मतलब समझ गए, जब ये लुढ़कते हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, रोलिंग ऑफ कोर्स सोइल पार्टिकल फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, फील्ड से, खेत की सतह से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फील्ड बोल सकते हो। ठीक है, सरफेस ऑफ द फील्ड, हाँ ठीक है वही समझ लो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, खेत की सतह से मृदा कण का रोलिंग करते हुए, मतलब लुढ़कते हुए जाना। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, खेत की सतह से मृदा कणों का लुढ़कते हुए जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। ठीक है, हवा के द्वारा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सरफेस क्रीप। ये देख रहे हो यहाँ पे ये क्रीपिंग हो रही है ना, हवा इस तरफ से आ रही, तो ये बड़े बड़े जो कोर्स पार्टिकल है सोइल के, ये कहाँ जा रहे हैं, लुढ़कते हुए दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम सरफेस क्रीपिंग। इसमें जो पार्टिकल की साइज है, जो पार्टिकल की जो साइज है ये कितनी होती है बच्चा, इसमें जो पार्टिकल की साइज होती है 0.5 से लेके 1 mm, याद रखना 0.5 से 1 mm इनकी क्या होती है, साइज होती है। ठीक है, 0.5 से 1 mm इनकी साइज होती है। कितना % लॉस होता है, लॉस कितना होता है इसमें, यहाँ लिख देता हूँ, लॉस कितना होता है, तो लगभग 5 से लेके 25%। ठीक है, 5 से लेके 25% लॉस होता है। लॉस कितना, 5 से लेके 25% तक लॉस होता है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा है साल्टेशन, ये लिखा है यहाँ पर साल्टेशन, उच्छलन बोलते हैं इसको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दूसरा क्या है, साल्टेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्छलन, उच्छलन बोलते हैं। साल्टेशन याद रखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो उच्छलन मतलब उछलते हुए, हिंदी में अगर याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। उच्छलन मतलब उछलते हुए, देखो छोटे पार्टिकल ही है, उछलते हुए जा रहे हैं ना, जंपिंग करते हुए, बाउंस करते हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल, ऐसा बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स इन द सीरीज ऑफ जंपिंग एंड बाउंसिंग। क्या कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल इन द सीरीज ऑफ जंपिंग। ठीक है, समझ में आया, मूवमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल इन द सीरीज ऑफ जंपिंग, मतलब सोइल के पार्टिकल जो है उछलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। समझ में आ गया, उछलते कुत्ते एक श्रृंखला, ऐसा बोल सकते हैं,
उछलते हुए मृदा के कण क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें जो कणों का साइज होता है, पार्टिकल साइज होता है बच्चा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल साइज जो होता है इसमें वो कितना होता है, तो इसमें होता है 0.1 से 0.5 mm, 0.5 से 0.5 mm होता है किसमें, साल्टेशन में, ठीक है। और लॉसेस कितना होता है याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ, जो लॉसेस होता है सबसे ज्यादा होता है इसमें कितना, लगभग 25 से लेके 50% तक लॉस होता है इसमें, 25 से 50% तक। सबसे ज्यादा लॉस साल्टेशन के द्वारा होता है, जो जंपिंग द्वारा जाते हैं ना, इसी से सबसे ज्यादा होता है। 25 से 50 नहीं, 50 से 75 करो, 50 से लेके 75% तक का लॉस इसी के द्वारा होता है, किसके द्वारा, साल्टेशन के द्वारा, जो उछलते कूदते जाते हैं। तीसरा है सस्पेंशन, जिसको बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे निलंबन, निलंबन, ठीक है, निलंबन। निलंबन का क्या मतलब है कि यहाँ पर हवा में फ्लोट करते हुए जाएंगे, सोयल के पार्टिकल जो होंगे, फ्लोटिंग ऑफ सोयल पार्टिकल बोल सकते हैं जनरली <1 mm इन साइज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग करेंगे, क्या लिखोगे, फ्लोटिंग ऑफ सोयल पार्टिकल इन द एयर, ठीक है। ये हवा में जो है सोयल के पार्टिकल जो है फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। हवा में मृदा के कण हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। हिंदी क्या होगा, मृदा के कण हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इसमें जो पार्टिकल साइज है वो क्या रहेगी, पार्टिकल साइज क्या रहेगी बच्चा, इसमें पार्टिकल साइज रहेगी <1 mm, ठीक है। और इसमें लॉस कितना होता है बच्चा, लॉस, लेकिन लॉस इसमें 3 से 4% होता है सिर्फ, ठीक है, 3 से 4% लॉस होता है। तो समझ में आ गया, ये दोनों हमने समझा। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो वाटर का, वाटर इरोजन, ठीक है, मैनेजमेंट की बात कर लेते, ठीक है। मैनेजमेंट, प्रबंधन किसका, वाटर मैनेजमेंट का, वाटर इरोजन का, जल अपर्दन का, ठीक, और विंड अपर्दन का, विंड इरोजन का। चलिए बच्चा लोग, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम। और मैनेजमेंट में सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले करेंगे यहाँ पर एग्रोनॉमिक, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। क्या करेंगे, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करेंगे पहले। कर्षण क्रियाएं, कर्षण क्रियाएं, और स्लोप कितना रखते हैं यहाँ पर, <2% स्लोप। जिस भूमि में 2% से कम का स्लोप हो वहां पर क्या करते हैं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कर्षण क्रियाएं करेंगे। कर्षण क्रिया में बच्चा पहला क्या करते हैं, यहाँ पर पहला आप करोगे कवर क्रॉप, कवर क्रॉप लगाओगे। कवर क्रॉप मतलब आच्छादित, आच्छादित फसलें, आच्छादित फसलें लगाओगे। ऐसी फसलें जो भूमि को ढककर रखती हुई है। तो आच्छादित फसलें में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे वीट है, ठीक है, आपका ग्राउंडनट है, वीट नहीं, आपका आ जाएगा ग्राउंडनट मूंगफली, आपकी आ जाएगा काउपी, ठीक है, सोयाबीन। ये ऐसी फसलें हैं जो सोइल को बांधे रखती है। जैसे ये प्लांट है मान लो, तो ये जो है पूरी तरीके से इस तरीके से फैल जाता है, दूसरा प्लांट भी एक दूसरे से इस तरीके से फैल जाता है, इनकी जड़ें भी जो है एक तरह से इस तरह से बंधी हुई रहती है, ठीक है। ये मिट्टी को, ये भी इस तरीके से पूरे बांधी रहती है मिट्टी को। तो सीधी सी बात है, यहाँ पानी आएगा तो क्या करेगा, ये जो पत्तियां हैं पानी को क्या करेगी, थोड़ा सा इसकी स्पीड को रोकेगी, है ना, पानी सरफेस पर एकदम से नहीं पड़ेगा, तो इसकी स्पीड को रोकेगी। साथ में ये जो है, ये रूट जो है इसको मिट्टी को बांधे रखेगी। तो इस वजह से क्या होगा, इरोजन कंट्रोल होगा। तो याद रखना, कवर क्रॉप यूज करते हैं। दूसरा इसमें यूज करते हैं आप मल्चिंग, ठीक है, मल्चिंग यूज करते हैं। मल्चिंग मतलब क्या, ठीक है, मल्चिंग मतलब क्या कि सोइल को कवर कर देते हैं उसके रेसिड्यूज से, क्रॉप के रेसिड्यूज से। तो क्रॉप के रेसिड्यूज से सोइल को कवर करना। अब क्रॉप के रेसिड्यूज से सोइल को कवर कर देंगे तो क्या होगा, इरोजन नहीं होगा, सीधी सी बात है। एक तो मॉइस्चर कंजर्वेशन रहेगा, और बारिश आएगी तो डायरेक्ट सोइल पर नहीं जाएगा, है ना, और हवा भी आएगी तो मृदा के कारण जो है मूवमेंट नहीं करेंगे। तो मल्चिंग का मतलब होता है सोइल को कवर करना बाई क्रॉप रेसिड्यूज या पॉलीथीन प्लास्टिक, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो पॉलीथीन प्लास्टिक यांत्रिक मैकेनिकल में चला जाता है, तो बाय द क्रॉप रेसिड्यूज कवरिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, कवरिंग ऑफ सॉइल, कवरिंग ऑफ सॉइल बाय क्रॉप रेसिड्यूज, क्रॉप रेसिड्यूज।
फसल अवशेष से भूमि को ढक कर रखना, फसल अवशेष से भूमि को ढक देते हैं। तीसरा जो है जाएगा इसमें कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग क्या करते हैं? कंटूर फार्मिंग का मतलब यही होता है कि समान ऊंचाइयों पर खेती करना। ठीक है, कंटूर फार्मिंग का मतलब होता है समान ऊंचाई पर खेती करना कंटूर फार्मिंग हो गया। ठीक है, डी हो जाएगा इसमें वेजिटेटिव बैरियर। इसमें वेजिटेटिव बैरियर का यूज करते हैं, वानस्पतिक अवरोध, है ना। हिंदी में क्या लिखोगे? वानस्पतिक अवरोध। वानस्पतिक अवरोध क्या हो जाता है इसमें? खसखस, जो खसखस की जो ग्रास होती है ना, वो यूज कर सकते हो आप। खसखस की ग्रास आप लगा दोगे मेड़ के चारों ओर, तो वो क्या करेगा? इसको पानी को मिट्टी बहा कर ले जाता है, तो उसको रोकेगा। ठीक है, खसखस की ग्रास आप लगा सकते हो। ठीक, ये तो हो गया आपका क्या? एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये क्या है आपकी? एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। अब मैं बात कर रहा हूँ, चलो विंड को बाद में देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी आती मैकेनिकल प्रैक्टिसेस, यांत्रिक क्रियाएं। यांत्रिक क्रिया में क्या आ जाएगा बच्चा? ये यांत्रिक क्रिया कब करते हैं? जब क्या हो? स्लोप जो है 2% हो। ठीक है, स्लोप जो है 2% से ज्यादा हो। समझ में आ गया? जब स्लोप जो है 2% से ज्यादा हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यांत्रिक में क्या आ जाएगा? यहाँ आपको करते हैं, यहाँ आप करते हैं कंटूर बंडिंग। ठीक है, कंटूर बंडिंग करते हैं। इसमें करते हैं ग्रेडेड बंडिंग करते हैं। तीसरा आता है बेंच टेरेसिंग करते हैं, और जिंक टेरेसिंग करते हैं। ठीक है, ये 4 चीज इसमें की जाती है जब स्लोप मोर देन ज्यादा हो। ठीक है, स्लोप क्या हो? जब मोर देन 2%। चलिए, ठीक है, कंटूर बंडिंग में स्लोप कितना रखते हैं? 6%, अप टू 6% इसमें स्लोप रहता है। कंटूर बंडिंग का मतलब क्या है? मान लो ये हमारा ढलान वाली एरिया है, इस ढलान वाली एरिया में अक्रॉस दी इस तरीके से, ठीक है, इसके अक्रॉस दी क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, अक्रॉस दी फार्मिंग करते हैं। ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ये पानी इस तरफ बह के आएगा, पानी कैसे इस तरफ बह के आएगा, तो खेती हमें इस तरीके से करना है, कट लगाकर, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, ये ऐसा, इसको बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। यहाँ पर हम लगा देंगे प्लांट, ऐसे रहेंगे वो। ठीक है, कैसा रहेगा? इस तरीके से रहेंगे ये। तो पानी जो एकदम से कटिंग करके नहीं आएगा, पानी जो बह के आएगा तो बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से आएगा। ठीक, इसको बोलते हैं कंटूर बंडिंग। तो स्लोप रखते हैं इसमें 6%। ग्रेडेड बंडिंग में लेके 2 से लेके 10% तक तो स्लोप रखते हैं। ग्रेडेड बंडिंग और इसमें अंतर क्या है दोनों में? कंटूर बंडिंग में ग्रेडेड बंडिंग में क्या रखते हैं? स्लाइटली इंक्लाइन रखते हैं, स्लाइटली इंक्लाइन। ठीक है, स्लाइटली इंक्लाइन। अब स्लाइटली इंक्लाइन का मतलब कि 2 से 10% स्लोप, 2% भी रखते हैं, 10% भी रख सकते हैं। इसमें 6% रखते हैं। तो ये स्लाइटली इंक्लाइन, थोड़ा सा जो है ढलान इसमें स्ट्रिप जैसा होता है। बेंच टेरेसिंग में रखते हैं लगभग 16 से लेकर 33% स्लोप, 16 से 33% स्लोप यहाँ पर रखा जाता है। बेंच टेरेसिंग कुछ इस तरीके से होता है ना, ये कुछ इस तरीके से बना देते हैं इसको स्लोप यहाँ पर, फिर कुछ इस तरीके से स्लोप बना देते हैं, ये इसको बोलते हैं बेंच टाइप का। और जिंक टेरेसिंग में लगभग 3 से 10% तक स्लोप रखा जाता है। यही पूछा जाएगा आपको, स्लोप कितना रखते हैं। तो ये हो गया किसका? वाटर इरोजन का। अब मैनेजमेंट करते हैं विंड का। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ विंड इरोजन का मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विंड इरोजन कैसे करोगे? एक तो लगाओगे आप विंड ब्रेक। ठीक है, विंड ब्रेक के बारे में मैं बता चुका हूं पहले। दूसरा शेल्टर बेल्ट लगाओगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं किसमें? एंटी ट्रांसपेरेंट के अंदर। विंड ब्रेक लगाओ, शेल्टर बेल्ट, और यहाँ पर आप कवर क्रॉप भी लगाओगे। ठीक है, कवर क्रॉप भी लगाओगे। मल्चिंग करोगे पॉलीथीन बैग से, यहाँ पर पॉलीथीन का यूज करके मल्चिंग कर सकते हो। ठीक है, विंड ब्रेक, शेल्टर बैग, कंटूर और मल्चिंग कर सकते हो यहाँ पर विंड इरोजन के अंदर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कोई टर्म्स, ये सारे टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये मैं अलग से डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे एक होता है विंड वार्ड और एक होता है ली वार्ड। ये 2 वर्ड समझ लो क्या होता है, विंड वार्ड और ली वार्ड। ठीक है, मान लो ये आप यहाँ पर खड़े हो, तो मैं विंड वार्ड की बात करता हूँ पहले। विंड वार्ड का मतलब होता है कि जिस दिशा से हवा आ रही है, ठीक है, यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है, विंड यहाँ से आ रही है, इसको बोलेंगे हम
विंड वार्ड, जिस तरफ से हवा आ रही है। आप यहाँ पे खड़े हो, बीच में आपको पता है कि भाई हवा इस तरफ से आ रही है और इस तरफ जा रही है, विंड जो है इस तरफ जा रही है, इसको बोलेंगे लीवार्ड। ठीक है, लीवार्ड मतलब हवा जिस तरफ से आना उसको विंडवार्ड और जिस तरफ जाना उसको लीवार्ड बोलते हैं। क्लियर है, इतना याद रख लेना। और क्या होता है, सोइल इरोजेबिलिटी, सोइल इरोजिबिलिटी, सोइल इरोजिबिलिटी। सोइल इरोजिबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ एजेंट, कैपेसिटी ऑफ एजेंट कोजिंग इरोजन, कोजिंग इरोजन मतलब क्षमता किसकी, अपर्दन करने की क्षमता, अपर्दन करने की, जो कारक है कारक के अपर्दन करने की क्षमता, ऐसा बोल सकते हैं। कारक की अपर्दन मतलब क्षरण, क्षरण करने की क्षमता, क्षमता को क्या बोलते हैं, इरोजिबिलिटी। ठीक है, सोइल इरोजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इरोजन करने की एबिलिटी उस कारक में। ठीक, एक होता है आपका यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन। यूनिवर्सल सोइल लॉस जो इक्वेशन है बच्चा, उसको देख लो। चलिए, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन क्या होगा, ये होगा A बराबर R के L S C P, सब जगह मल्टीप्लिकेशन लगा लो। ठीक है, ये होता है सोइल लॉस इक्वेशन, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन। ये याद रखना बहुत जरूरी है बच्चा, क्योंकि ये आपको यूनिवर्सल सोइल इक्वेशन में क्या पूछा जाएगा, इनका मतलब पूछ लेंगे। ये क्या होता है, ये होती है आपकी प्रिडिक्टेड सोइल, प्रिडिक्टेड सोइल, ये आपकी मृदा हो गई। आर हो जाएगी आपकी रेनफॉल। ठीक है, के हो जाएगा इरोडिबिलिटी। ठीक है, सोइल इरोडिबिलिटी। ये आपकी एलएस जो है, ये आपकी टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी, स्थलाकृति। टोपोग्राफी में एल का मतलब हो जाएगा लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या है, और एस का मतलब हो जाएगा स्टीपनेस, स्टीपनेस मतलब कितना जो है वो उसमें ढलान है, स्लोप कितना है। ठीक है, स्लोप स्टीपनेस। सी जो है आपका आ जाएगा कवर क्रॉप, कवर क्रॉप, और पी से आ जाएगा प्रैक्टिसेस। क्या बोल सकते हो आप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोल सकते हो। ठीक है, पी से आ जाएगा प्रैक्टिसेस, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फार्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या फार्मिंग प्रैक्टिसेस आप बोल सकते हो, प्रैक्टिसेस आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है, इक्वेशन दे देंगे उसमें पूछेगा आर का क्या मतलब है, इक्वेशन दे देंगे पूछे के का क्या मतलब है, बस यही पूछा जाता है इससे। ठीक है, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन से। कुछ और टर्मिनोलॉजी उसको देख लो, क्या बोलते हैं उसको, देखो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, है ना, हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा, परिवहन होगा। ठीक है, मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा है, वाटर के द्वारा है, तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर वो एयर के द्वारा है तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर वो ग्रेविटी के द्वारा है तो उसको क्या बोलेंगे। ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है, ग्रेविटी के द्वारा है तो उसको बोलते हैं कोलुवियल। ठीक है, वाटर के द्वारा है तो उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल। ठीक, वाटर के द्वारा तो एलुवियल बोलते हैं, और विंड के द्वारा, हवा के द्वारा है तो उसमें दो है, दो है। सैंडी सोइल अगर है तो उस केस में क्या बोलेंगे, और सिल्ट सोइल है तो उस केस में क्या बोलेंगे। देखो, सैंडी सोइल है तो इओलियन बोलते हैं और लोइस बोलते हैं अगर सिल्ट है तो। आइस के द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सोइल पार्टिकल्स का, ये हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल पार्टिकल। ठीक है, सोइल पार्टिकल्स का, मृदा कणों का जो परिवहन हो रहा है, अगर वो पानी के द्वारा है तो उसको इलोयल बोलेंगे, एयर के द्वारा सैंडी सोइल में हो रहा है तो इलोयन, सिल्ट में हो रहा है तो लोइस बोलेंगे, ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा तो ये बोलेंगे, आइस के द्वारा होता है उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर बोलेंगे, आइस के द्वारा होता है ग्लेशियर बोलेंगे, और लेक के द्वारा हो रहा है, झरने के द्वारा या लेक के द्वारा होता है लेक्यूस्ट्रस, क्या बोलेंगे, लेक्यूस्ट्रेन, लेक्यूस्ट्रेन उसको कहा जाता है। बस ये टर्म्स आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनता है।
क्लियर है बच्चा? तो ये सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन या सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन हमने डिस्कस किया। ये चौथी यूनिट का एक पार्ट हो गया। चौथी यूनिट का जो एक और पार्ट है वो वाटर सेट। तो बच्चा आज तबीयत थोड़ी वीक है इसलिए कल करवा दूंगा। ये वाला लेक्चर करने में भी मेरे को 2 पार्ट लगे हैं, इसको 2 पार्ट में मैंने कवर किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।